हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे इज आवर लास्ट क्लास ऑन द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आज हम लोग लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर इन क्लास 11th मैथ्स, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपने कोई भी वीडियो पिछली स्किप की है, आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन ईजिली गो देयर एंड वॉच माई वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। So let us begin with the equation of straight line for any complex number z। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, मान लिया वो पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस पॉइंट z मुझे डिराइव करनी है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी आर्गन प्लेन इक्वेशन को हम आसानी से कार्टेशियन प्लेन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी कार्टेशियन प्लेन इक्वेशन को बहुत आसानी से हम आर्गन प्लेन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी कार्टेशियन प्लेन इक्वेशन के एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 रिप्लेस कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट को z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन होगी दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन इक्वेशन। तो कोई हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन प्लेन हम लोग ले सकते हैं px प्लस qy प्लस k इक्वल 0, राइट। हमारे पास x का कोफिशिएंट p है, y का कोफिशिएंट q है एंड k इज द कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर x को और y को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यूज से, देन वी विल गेट p इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 प्लस q इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i प्लस k इक्वल 0। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे आएगा हमारा पी जेड अपॉन 2 प्लस पी जेड कॉन्जुगेट बाय 2 प्लस क्यू जेड अपॉन 2i माइनस क्यू जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i प्लस k इक्वल 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो z वाली टर्म्स है उसको अलग से हम लोग बाहर निकालते हैं। तो z बाय z को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो p बाई 2 प्लस q अपॉन 2i कर सकते हैं। सिमिलरली z कॉन्जुगेट वाली टर्म्स में से हम लोग z कॉन्जुगेट को बाहर निकालते हैं, तो p अपॉन 2 माइनस q अपॉन 2i कर सकते हैं प्लस k इक्वल 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, तो इसका ये कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट हुआ। अगर मैं कहती हूँ कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका कॉन्जुगेट ये रहेगा। मान लीजिए इसको मैं a ले लेती हूँ, a इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a बार, दैट विल बी a कॉन्जुगेट। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a कॉन्जुगेट z प्लस a z कॉन्जुगेट प्लस कांस्टेंट टर्म k इक्वल 0। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी पॉइंट आप p इसको ले सकते हैं दैट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज इन आवर कैनोनिकल फॉर्म। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। अब मान लिया हमारी इस लाइन पर एक और पॉइंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट्स एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो इनकी जो इक्वेशन होगी वो भी सेम होगी, बस हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्लेस कर देना है z1 से। तो जो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन ये आई थी, ये हमारी किसके लिए इक्वल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, तो आपका a कॉन्जुगेट ये z1 हो जाएगा, z की जगह हम लोग z1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस a z1 कॉन्जुगेट प्लस k इक्वल 0, राइट। अब हमारा कांस्टेंट से कांस्टेंट हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली a कॉन्जुगेट वाली टर्म्स थी उसको हम लोग इक्वल के एक साइड रख लेते हैं, तो a कॉन्जुगेट, ठीक है, इंटू
z माइनस z1। जब z कॉन्जुगेट वाली टर्म्स को इक्वल के उस साइड रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, a को मैं बाहर निकालूंगी तो z1 कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ पर z माइनस z1 है तो मैं माइनस a को बाहर निकाल लेती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, राइट। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आती है तो उसमें अगर मैं माइनस a डिवाइडेड बाय a कॉन्जुगेट कर देती हूँ, ठीक है, तो माइनस a अपॉन a कॉन्जुगेट को हम लोग लिख सकते हैं दिस z माइनस z1 अपॉन z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट। तो अब जो ये क्वांटिटी हमारे पास आ रही है माइनस a अपॉन a कॉन्जुगेट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है स्लोप, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रियल लाइन स्लोप। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय tan अल्फा, ठीक है ना। यही हम लोगों ने किया था स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे कार्टेशियन प्लेन में। तो हमारे यहाँ पर आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम उसी स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं विद cis 2 अल्फा। सो दिस विल बी द स्लोप इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। और यहाँ पर अगर दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हम लोग को गिवन है तो स्लोप इज गिवन बाय माइनस a अपॉन a कॉन्जुगेट। आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन अपने स्लोप को cis 2 अल्फा क्यों लिया, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट अल्फा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारी कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है तो उस केस में हमारे पास स्लोप आता है माइनस a अपॉन a बार, दैट इज गिवन बाय z माइनस z1 अपॉन z बार माइनस z1 बार, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट को कंसिडर करती हूँ हमारे इस लाइन में और इसको हम लोग ओरिजिन से ले लेते हैं सपोज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट विल बी इजीली रिटन एज z अपॉन z कॉन्जुगेट, राइट। अब z को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं r cis थीटा, ठीक है, या फिर cis थीटा की जगह हम इसको लिख सकते हैं r e रेज़ टू पावर i थीटा, और नीचे उसका कॉन्जुगेट है जिसको हम लिख सकते हैं r e रेज़ टू पावर माइनस i थीटा, ठीक है। अब यहाँ से r आप कैंसिल आउट कर दोगे तो e रेज़ टू पावर हमारे पास आ जाएगा 2i थीटा, तो दैट इज इक्वल टू cis 2 थीटा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर्ग्यूमेंट थीटा है तो हमारा स्लोप आ रहा है cis 2 थीटा, और यहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट अल्फा है तो स्लोप आ जाएगा cis 2 अल्फा। लेकिन वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कार्टेशियन प्लेन है तो दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अभी यहाँ पर हम लोगों ने मान ली एक ओरिजिन पे सेंटर लिया है और मैंने एक पॉइंट लिया है पॉइंट P जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे इसका लोकस बताना है। अगर ये एक सर्कुलर पाथ रोटेट करता है अराउंड दिस सेंटर तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका डिस्टेंस रहेगा एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट विल बी गिवन बाय रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, हम लोग अगर इसको रीजन को 0 0 डिस्टेंस ले लेते हैं और इस पॉइंट P को अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में लेती हूँ तो x और y कोऑर्डिनेट हम लोग इसको ले लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन आवर कार्टेशियन प्लेन दैट इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में मुझे इक्वेशन चाहिए। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ z, राइट। तो मॉड ऑफ z किसके इक्वल है, मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, राइट। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करती हूँ तो मॉड z स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, और इसको क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड z इक्वल टू r। So this is the equation of circle in our complex plane, right? Now we will talk about the equation of parabola. इन कॉनिक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, राइट,
और एक पॉइंट जिसका लोकस एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस कर रहा है यहाँ पर और ओरिजिन पे आके उसका वर्टेक्स मीट करता है, मान लिया वो पॉइंट P है, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फोकस, जिसके कोऑर्डिनेट है a,0 और उतने ही डिस्टेंस पर -a,0 पर मैंने एक पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन को ड्रॉ किया जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होती है, a बार z प्लस ए जेड बार प्लस b = 0, ये हम लोगों ने की थी। अब मान लिया ये P पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। P से मैंने F को मिलाया और P से मैंने इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि M पॉइंट पर आकर मीट करता है। तो यहाँ पर पैराबोला की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि PF दैट शुड बी इक्वल टू PM, जो यहाँ से फोकस का डिस्टेंस है वो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पे जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। और जो ये हमारी रेशियो होती है PF/PM दैट इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिसिटी, जो कि पैराबोला के केस में इक्वल टू 1 होती है, राइट। अगर E हमारी लेस देन 1 होगी तो लोकस क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। और अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो लोकस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला, राइट। अब यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, 1 है, इसका मतलब PF = PM, इतना क्लियर है। अब देखो जो हमारी PF की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे फोकस को Z0 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं इक्वल टू Z माइनस Z0 मोड इक्वल। अब हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन से किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a बार z प्लस a z बार प्लस b अपॉन ट्वाइस ऑफ मोड a, ठीक है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM और जो कि इक्वल होगा PF के, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर हमारी इक्वेशन किसी भी पॉइंट की इस फॉर्म में आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका लोकस एक पैराबोला होगा। इन केस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया PF/PM = E, तो हमारा इससे हम कह सकते हैं कि PF = E × PM, राइट। तो उस केस में हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा विद E, लेकिन पैराबोला के केस में E = 1 है तो हम इसको E को 1 यहाँ पर लेकर चलेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन ये आ जाती है। इन केस ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ E ओवर हियर, देन वी विल गेट द रिजल्ट। सो नेक्स्ट इज द इक्वेशन फॉर एलिप्स, लेकिन उसके लिए हमें एक रफ डायग्राम की जरूरत होगी। तो हम लोग यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज द एलिप्स जो कि पाथ ट्रेस बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर P, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये P एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है Z, जो कि ये एक एलिप्टिकल पाथ को यहाँ पर ट्रेस कर रही है। यहाँ पर ये F1 और F2 दो फोकस हैं। F1 को मान लिया मैंने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया और F2 को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया। बीच में हमारे पास ओरिजिन है 0 0, यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू a,0 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास रहेंगे -a,0। ये डिस्टेंस जो इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस है जो y एक्सिस को कट करता है, मान लिया दैट इज 0, b और ये डिस्टेंस हमारा रहेगा 0, -b, राइट। अब हमारे पास एलिप्स की क्या कंडीशन होती है, जो हमारे पास एलिप्स की कार्टेशियन प्लेन में इक्वेशन होती है दैट इज गिवन बाय x² / a² प्लस y² / b² = 1, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन आवर कार्टेशियन प्लेन। लेकिन अब यहाँ पर इस केस में मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में मुझे चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि P से F1 का डिस्टेंस और P से हमारे पास F2 का डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। तो यानी कि यहाँ से P से F1 का डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय Z1 माइनस Z, ठीक है, प्लस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दैट इज Z2 माइनस Z दैट इज इक्वल टू 2a।
तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन फॉर एलिप्स। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो ये Z2 और Z1 का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी लेस देन 2a। ठीक है, तो Z2 माइनस Z1 ये जो डिस्टेंस आएगा दैट शुड बी लेस देन 2a, राइट। और एक्सेंट्रिसिटी में मैंने बताया था कि e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू दैट इज लेस देन 1 फॉर एलिप्स। और e की वैल्यू यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल सकते, तो e की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज द इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम लोग e की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर e की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट फुलफिल्स द कंडीशन फॉर एलिप्स, जिससे हमारा जो लोकस होगा दैट विल बी एलिप्टिकल पाथ। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन फॉर एलिप्स फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। लेकिन दिस इज द कंडीशन कि हमारे इन दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वर्टिसेस, राइट, यानी कि 2a से लेस होना चाहिए। और इन दो पॉइंट्स का यहाँ से z से z2 और z से z1 का जो डिस्टेंस है इनका सम दैट इज ऑलवेज इक्वल टू। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगेन हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने यहाँ पर लिए और दिस इज आवर हाइपरबोला। ठीक है, ये ओरिजिन है 0,0, ये वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट है a,0, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -a,0, राइट। दो फोकस है हमारे पास f1 और यहाँ पर ये f2। ओके, यहाँ पर कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसके अगर कार्टेशियन प्लेन में हम लोग बात करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x, y। और अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं तो मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो कार्टेशियन प्लेन में हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 और एक्सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारे कार्टेशियन प्लेन में हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब यहाँ पर हाइपरबोला के केस में हमारी मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं फोकस f2 से p पॉइंट को मिला देती हूँ और अगर इसी पॉइंट से हम लोग f1 को भी मिला देते हैं तो जो हमारे पास ये डिस्टेंस आएगा, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2a। तो कह सकते हैं कि pf2 माइनस pf1 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। pf2 हमारा क्या आ जाएगा, z2 माइनस z मोड माइनस z1 माइनस z मोड दैट शुड बी इक्वल टू 2a। अब ये P पॉइंट हमारा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि ये P पॉइंट इधर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो उस केस में ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा डिफरेंस आएगा इट विल टेक द नेगेटिव वैल्यू, लेकिन डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो वी विल टेक वन मोर मोड, हम लोग इसके बाहर भी एक मोड को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है फॉर हाइपरबोला। एक और मैंडेटरी कंडीशन है कि जो ये डिफरेंस हमारा रहेगा z2 माइनस z1 का दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2a। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि ये डिफरेंस जो है ये हमारा इससे ज़्यादा होना चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाती है z2 माइनस z माइनस z1 माइनस z इक्वल टू 2a, यानी कि इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमारा 2a के इक्वल होना चाहिए। Let us take a few questions. सबसे पहले हमारी इस क्वेश्चन में we need to find the locus of z if this equals this। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मोड के अंदर दी हुई है इक्वल टू 5। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z माइनस 25 अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर में इंडिविजुअल मॉड और डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को इधर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं z माइनस 25 मोड स्क्वायर दैट इज इक्वल 25 इंटू z माइनस 1 स्क्वायर, राइट। अब हमें पता है कि z मोड इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, इतना हम लोग को क्लियर है। तो अब इसको जब हम ओपन करेंगे इसको लिख सकते हैं z माइनस 25 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 25 इक्वल 25 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 1, राइट। अब इसको ओपन कर देते हैं, z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड z स्क्वायर आ जाएगा, तो z मोड स्क्वायर। ठीक है, z को 25 से करेंगे माइनस 25z माइनस 25z कॉन्जुगेट और यहाँ पर प्लस 625 दैट विल बी इक्वल टू 25z को अगेन z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 25z मोड स्क्वायर। इसको 25z को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25z, फिर उसके बाद माइनस 25z कॉन्जुगेट और यहाँ पर माइनस 25 इंटू माइनस 1 प्लस 25, राइट। अब देखते हैं कि हमारी कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होती है। यहाँ पर माइनस 25z कॉन्जुगेट है, इधर भी है माइनस 25z, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम z मोड स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 24z मोड स्क्वायर और ऐसे 25 को इधर लेकर आएंगे तो हमारा आ जाएगा 600। तो 24z मोड स्क्वायर दैट इज 600 या फिर z मोड स्क्वायर इक्वल 25 और या फिर हमारे पास z मोड की वैल्यू क्या आ जाती है 5, राइट। तो अगर हमारे पास अब लास्ट में ये इक्वेशन बचती है तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन फॉर सर्कल। तो लोकस क्या होता है हमारा, लोकस ऑफ z दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। ओके, in our next question again we have to find the locus of z if z minus 3 mod plus z plus 2 mod equal 8। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि इन केस ऑफ एलिप्स, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो एलिप्स के केस में हम लोगों ने किया था कि हमारे पास दो फोर्स आए थे, यहाँ पर फोकस 1 एंड फोकस 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट P था जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस दोनों को अगर हम ऐड अप करते हैं दैट शुड बी इक्वल टू, हमारे ये A0 को रिप्रेजेंट करता था, ये माइनस A0, दैट शुड बी इक्वल टू 2A, राइट। तो वो हमेशा कांस्टेंट और फिक्स रहता है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो z माइनस 3 और z प्लस 2 दोनों का एड अप, ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये डिस्टेंस और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये डिस्टेंस, तो दोनों का सम वो कुछ हमारी कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका f1 के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो आपके पास क्या रहेंगे 3,0, ठीक है, 3,0 और f2 के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे -2,0, -2,0। इतना हम लोग को आइडिया हो गया। अब यहाँ पर देखो कि ये कंडीशन पहले तो हमें सेटिस्फाई कर रही है कि अगर मैं P से f1 प्लस P से f2 का डिस्टेंस वो हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू 2a के इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा ये जो डिस्टेंस है यानी कि f2 माइनस f1, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन 2a। तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर वो क्राइटेरिया भी हमारा मीट आउट हो रहा है तो दिस मस्ट बी एन इक्वेशन फॉर एलिप्स, राइट। तो हमारे पास अब a और b के कोऑर्डिनेट आ गए, ये हमारा -20 है, ये 30 है, तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ये -2 है, सॉरी दिस इज -2 -3 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी का डिस्टेंस वो इससे स्मॉलर आ रहा है क्योंकि दैट इज गिवन एज 8, तो ए बी इज लेस देन 2a हमारे पास आ रहा है ना, क्योंकि ये लेस आ रहा है हमारा देन 8, राइट। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी मीट आउट हो रही है, ए बी का डिस्टेंस 5 है जो कि 8 से लेस है, तो इसका मतलब दिस होल इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। In our next question also we have to find the locus of z if z plus 5 mod minus z minus 7 mod equal to 3, right।
अब यहाँ पर अगेन इसको ऑब्जर्व करके देखो कि दिस माइनस दिस इक्वल कांस्टेंट वैल्यू, तो ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन हो सकती है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं कि वेदर दिस इज एक्चुअली एन हाइपरबोला और नॉट। तो हाइपरबोला के केस में हम लोगों ने अगेन क्या किया था कि हमारे पास दो फोकस हैं F1 और F2, ठीक है, और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है दिस इज a,0 और ये हमारे पास है -a,0, यही किया था। यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट P ले लेती हूँ जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोगों ने किया था कि जो ये डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस रहेगा, यानी कि PF2 माइनस PF1, PF2 - PF1 that should be equal to 2a, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ गिवन है, दिस माइनस दिस इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इक्वेशन ले सकता है। अगर हम इसको ये सोच के चले कि हमारे पास PF2 माइनस PF1 इक्वल टू 2a ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास F1 और F2 के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम यहाँ से अगर मैं F1 के कोऑर्डिनेट लेती हूँ तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7,0 और ये हमारा आ जाएगा -5,0, राइट। लेकिन हाइपरबोला की एक और कंडीशन होती है कि जो हमारा डिस्टेंस है F2 से F1 तक का, यानी कि F2 माइनस F1 वो हमेशा ग्रेटर होगा देन दिस डिस्टेंस, यानी कि 2a। इसका मतलब कि जो हमारा ये डिस्टेंस है वो यहाँ पर 2a से ग्रेटर, और 2a की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 3, राइट, क्योंकि दिस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 3, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 3। अब चेक कर लेते हैं F2 माइनस F1, ये -5 है और ये 7 है, तो -5 - 7 मोड वैल्यू लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, तो यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 3, जो कि हमारा क्राइटेरिया मीट आउट होता है। इसका मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस होल इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हमारे पास जो इस z का लोकस होगा दैट विल बी हाइपरबोला। In our next question also we have to find the locus of z अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर हम लोग z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस iy से, और z कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x माइनस iy। तो z इक्वल x प्लस iy हम लोग पुट करेंगे और z कॉन्जुगेट x माइनस iy। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं z² माइनस 8z माइनस 2z कॉन्जुगेट इक्वल 8z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट, ये z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि जो 8zy टर्म है उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये z कॉन्जुगेट स्क्वायर को हम लोग इक्वल के इस साइड ले आते हैं। तो इसलिए लिख सकते हैं z² प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस 2z कॉन्जुगेट इक्वल, यहाँ पर हम 8 को कॉमन लेते हैं तो z कॉन्जुगेट प्लस z, राइट। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे z की और z कॉन्जुगेट की, तो z² क्या हो जाएगा x प्लस iy होल स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं x² माइनस y² प्लस 2ixy, राइट। उसके बाद है ये हमारे पास प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस iy, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो अगेन x² माइनस y² माइनस 2ixy, राइट, माइनस ट्वाइस ऑफ z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट क्या होता है, मोड z का स्क्वायर हो जाता है, तो मोड z की वैल्यू क्या होती है x² प्लस y², तो हमारे पास -2 इंटू मोड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है, इक्वल यहाँ पर 8 इंटू z कॉन्जुगेट प्लस z, x माइनस iy प्लस x प्लस iy, राइट। अब देखो किन टर्म्स को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गई, ये आपका x² प्लस x² 2x² हुआ, और यहाँ पर ये -2x² कैंसिल आउट हो जाएगा, x² और ये -2x² ये कैंसिल आउट हुआ, -y² कितना हुआ हमारे पास -2y², और यहाँ पर -2y² ये है तो -4y², ये हमारे पास बचा। इधर इस साइड देखो iy से iy कैंसिल आउट हुआ, x प्लस x 2x इंटू 8 यानी कि 16x,
तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका लोकस क्या होगा? दैट विल बी अ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट z, जहां पर आपको गिवन है z² अपॉन z माइनस 1 दैट इज ऑलवेज रियल। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z वो रियल तब होगा जब वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि z² अपॉन z माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल टू z कॉन्जुगेट स्क्वायर अपॉन z कॉन्जुगेट माइनस 1, राइट। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z² इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 इक्वल z कॉन्जुगेट स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1। इसको ओपन करते हैं तो z कॉन्जुगेट इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल z कॉन्जुगेट स्क्वायर इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर। पूरी टर्म को उठा के इक्वल के इधर लेकर आते हैं। तो अब ये वाली टर्म और इस टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर बचेगा z और यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस जेड कॉन्जुगेट, राइट। यहाँ पर माइनस z² है, यहाँ से इधर आके प्लस z कॉन्जुगेट हो जाएगा। मैं माइनस को बाहर निकालती हूँ तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगी वो आएगी z² माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर। अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं z प्लस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल 0। अब इन दो टर्म्स में से हमारे पास z माइनस जेड कॉन्जुगेट बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, इधर z इंटू जेड कॉन्जुगेट और यहाँ पर बचेगा माइनस z प्लस जेड कॉन्जुगेट, राइट, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो वैल्यू है इफ z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, इसका मतलब z विल बी इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। ये बोलता है कि इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट वो हमारा 0 होना चाहिए। तो लोकस जो होगा इस पॉइंट का और पॉइंट z, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट रिप्रेजेंट द x एक्सिस, क्योंकि वहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन ले लेती हूँ z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस z प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारे पास इस पॉइंट z का जो लोकस होगा या तो वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस होगा या फिर इट विल बी अ सर्कल, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आप सबको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड आई मस्ट से कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको ट्राई जरूर करना चाहिए एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट अलॉट, क्योंकि ये टॉपिक हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, टिल देन बाय।